वो प्रशांत भूषण के धीमे धीमे दिए जाने वाले जवाबों से हिल तो गए कि अब क्या करें। हमसे यही कहते थे 7वें 8वें दिन सारे नेता जो संपर्क में थे, यार आप तो बच्चों की तरह करते हो, अंदर बात करके जाते हो इतनी महत्वपूर्ण बात नॉर्थ ब्लॉक में और वहां चौराहे पे खड़े होकर कह देते हो। हमने कहा नॉर्थ ब्लॉक से तो तुमने बहुत चला लिया 63 साल, अब यहाँ लाओ, अब चलाओ, अब जरा यहाँ खड़े होकर चलाओ, ऐसा क्या छुपा रहे हो भाई। जो ट्रांसपेरेंसी कम करना ये अंग्रेज ने क्यों चलाई थी, ताकि थाना जाते में आदमी डरे, ताकि उसके संस्थानों पर पहुंच के आदमी डरे, और आज भी डरता है। आज आप हिंदुस्तान जाइए 2 महीने की छुट्टी बनाने के लिए, आपको एक लेटर अगर कलेक्ट्रेट से चाहिए, बिल्कुल सादा, बिल्कुल आपके हक का, तो सबसे पहले मोहल्ले का लीडर ढूंढते हो आप, यार वो मैं तो जापान रहता हूं बहुत समय, यार वो कोई साथ पढ़ा था, यार जरा चलना है मेरे साथ कलेक्ट्रेट। आपको लगता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, आपको लगता है शायद आपको मारा जाएगा, बेइज्जत की जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मेरी कलेक्ट्री है, मेरी कचहरी है, मेरी तनख्वाह चलती है, मैं पैसे भेजता हूँ वेस्टर्न मनी ट्रांसफर से, उससे चलती है। मैं जाके पूछूंगा वेयर इज माई कमिश्नर, वेयर इज माई कलेक्टर, कलेक्टर सर मेरा ये नाम है, मैं ये काम लेके आया हूं, और वो सुनेगा। आपको लगता ही, क्योंकि अंग्रेज ने बनाया था कि नेटिव पहुंच ना जाए, और आज तक भी वही चल रहा है। तो जब तक आप इसे ओपन और आप इसको ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, जैसे हापुड़ एक छोटी सी जगह है जहां से मैं इलाहाबाद का टिकट बुक कराता था जब मैं पढ़ता था इलाहाबाद में, तो वहां रिजर्वेशन पे 5 सीटें थी नौचंदी एक्सप्रेस में, और एक रजिस्टर होता था जिसे बुकिंग क्लर्क खोलता था, उसे कभी दिखाता नहीं था, वो शीशे के पार रहता था जाली के। उससे पूछोगे अंकल जी वो तारीखा है क्या नौचंदी में, नहीं है, देख लेते हैं, नहीं है, देख लिया, क्या दे मुझे दिखा दो, तू क्यों देखेगा भाई, पहले दूसरे दिन है, 3 दिन बाद है, ले ले, क्या देता नहीं। वो 2 सीट उसकी पड़ी रहती थी, और वो शहर के ट्रांसपोर्ट जो ट्रेवल वाला था उससे उसकी जुगाड़ होती थी, और वो चाहे खाली चली जाए, देश को राजस्व का नुकसान हो जाए, लेकिन वो उसे देता तभी था जब उसे पहले पैसे मिल जाते थे। अब क्या हो गया, अब आपने मेरे टेक्नोलॉजी वाइज आपने मेरे मोबाइल पे कर दिया, तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगा रास्ते में, मुझे लग जाए कि मैं एयरपोर्ट पहुंचने में आधा घंटा सिर्फ बचा, फ्लाइट तोड़ गई होगी, तो मैं तुरंत IRCTC की साइट पे जाता हूँ या किसी भी पोर्टल पे जाता हूँ, जर्नी का है उसमें ट्रेन देखता हूँ, ट्रेन में जगह देखता हूँ, जगह देख के ब्लॉक करता हूँ, क्रेडिट कार्ड से नंबर लेता हूँ, और वो एक PNR नंबर लेके मैं चढ़ जाता हूँ, TT को दिखाता हूँ, उसको 50 रुपए इस बात के देता हूँ कि मेरे पास प्रिंटेड नहीं है, जिसकी वो रसीद देता है, और अपनी ID दिखा कर आराम से चढ़ता हूँ। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो या तो कानून आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे या आदमी ऐसा बनाना पड़ेगा। आदमी की प्रक्रिया बहुत साल से हो गई, अब केवल कानून बच रहे। तो आप सबसे जो रिक्वेस्ट, आज भी मेरी दिन में अरविंद से भी बात हुई, और मैंने उसको कहा कि मैं वहां हूँ और मैं बात करूंगा IAC के दोस्तों से, मनीष से भी बात हुई, अन्ना के पास है प्रशांत और वो अरविंद, तो उन्होंने यही कहा है आप सबसे कि आप लोग इस बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहिएगा जितना आपके पास समय है। उसमें एक तो हमारी ब्रांडिंग जो है, इंटरनेट ब्रांडिंग, दूसरा हमको क्या नई टेक्नोलॉजीज मिल सकती हैं, हमको क्या ऐसी सुविधाएं आप यहाँ बैठ के प्रदान करा सकते हैं। जैसे अभी एक बड़ी सुविधा इन्होंने बताई हमारे दोस्त ने कि नरेगा में जो हो रहा है इनके पास पूरा है, और अगर ये वहां जाए तो कम से कम जिन बड़ी योजनाओं को ये बताया जा रहा है उस मुल्क में कि ये बिल्कुल ठीक है और ऐसा ही देश चलाओ। भाई कॉमनवेल्थ में भी क्या हुआ, कॉमनवेल्थ में अन्ना हजारे साहब, किरण बेदी जी और अरविंद केजरीवाल, इन 3 लोगों ने चलते कॉमनवेल्थ में संसद मार्ग थाने में रिपोर्ट की 250 पेज की, साक्ष्य के साथ, कलमाडी के खिलाफ। लेकिन नेताओं ने इनको बुला के ये कहा कि चलते कॉमनवेल्थ में हटाएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। आप समझिए कैसे कॉमनवेल्थ होगा, बेइज्जती नहीं। मेरा कहना यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही हो, अचानक आपको ये सूचना मिले कि खेमकरण सेक्टर पर खड़ा हुआ लेफ्टिनेंट जनरल गद्दार है, तो आप क्या ये सोचते हैं कि पूरा पहले एक बार युद्ध निबट जाए फिर से हटाएंगे? आप पहला काम ये करते हैं, सब पकड़ते हैं, गोली मारते हैं उसमें, और उसके बाद एक दूसरा आदमी खड़ा कर देते हैं, या तो आप झूठ बोल के कहते हैं कि मर गए लड़ाई में, या कहते हैं कोर्ट मार्शल हो गया। तो आपके पास क्या हिंदुस्तान में बेटे नहीं है कि जिनको आप खड़ा करके काम चला लेते? आपको कितना टेकन ग्रांटेड लिया जा रहा है। आप ये ना सोचे कि चीजें बहुत सही चल रही हैं। हम वहां देख रहे हैं प्रेसिडेंट ओबामा के पर्सनल डॉक्टर्स की टीम में 13 भारतीय डॉक्टर हैं। ये वहां बैठे हैं तो ये भी इसे कंफर्म करेंगे। हमारे एक दोस्त हैं गुप्ता जी, वॉशिंगटन DC में, पिछले साल उन्होंने मेरे लिए एक भोज रखा, तो मैं उनके घर गया तो जो भी तीसरा डॉक्टर आए वो उससे कहें कि ये प्रेसिडेंट के पर्सनल डॉक्टर्स की टीम में। तो जब 7-8 हो गए तो जैसा मेरा ह्यूमरस बिहेवियर है, तो मैंने कहा कि ज्यादा बीमार रहता है क्या ओबामा, डॉक्टर इनसे मिलवाए जा रहे हो? तो वो बोले कि नहीं इसमें कोई हंसी की बात नहीं कुमार जी, यू शुड फील प्राइड के देखिए हिंदुस्तान के बेटे कितने क्वालिफाइड है और प्रेसिडेंट पे भरोसा करता है। दुनिया के सबसे अमीर, सबसे बड़ा मुल्क जो आज भी कहलाता है, दादा चाहे कितना ही गिर गया हो, वो मरा हाथी सही, उसका सबसे दबंग आदमी अपने शरीर को एनेस्थीसिया में डाल के भारतीय बेटों को सौंप देता है कि डू व्हाटसोएवर यू डू विद मी। लेकिन आपको ये बीमारी हुई तो आप विदेश चली गई इलाज कराने के लिए। आप हमारे बेटों पर भरोसा नहीं कर सकती और आप चाहती हैं कि मैं आपके बेटे पर भरोसा करके आपको देश सौंप दूं।
मेरे तो क्वालिफाइड है, आपका तो डफर है, उसके पास तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। हमारे तो पढ़े हैं बेचारे, लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन में पढ़े हैं, दुनिया में पढ़े, हर जगह पढ़े हैं, हमें इतना लाइटली लिया जा रहा है। यूएनओ जैसे बड़े मंच पर फॉरेन पॉलिसी जैसी बड़ी बात करने के लिए पुर्तगाल के विदेश मंत्री का 3 मिनट भाषण पढ़ा जा रहा है, और नो वन इज कॉलिंग के बुला के उसका सार्वजनिक स्तर पर कॉलर पकड़ के पूछेगा व्हाट द हेल यू आर डूइंग, ये क्या करके आया तू, क्या तूने दोपहर में कौन सा ब्रांड पिया था कि यही भूल गया कि कागज कौन सा पढ़ा है। पुर्तगाल वाला बोल के गया था, उसने वही उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। आप उस भाषण को पढ़िए, उसमें कोई भ्रम है ही नहीं। उसमें पहली बात ये ऐसी लिखी हुई जो पुर्तगाली बताती है, उसमें लिखा है कि मैं बहुत खुश हूं कि आज पहली बार ऐसा सेशन संबोधित कर रहा हूं जिसमें पुर्तगाली बोलने वाले 2 देश हैं मेरे साथ। भाई तेरा पुर्तगाली से क्या मतलब? लेकिन नो वन कॉल्ड, उसने किससे पूछा नहीं कि आप ये कैसे करा है। प्लस की जगह माइनस लिख दे, बच्चा तो मैडम नंबर काट लेती है, एक छोटे से बच्चे का उसका नहीं काटा। टोक्यो में है आज, होंगे, मेरा दुर्भाग्य है टोक्यो में। लेकिन कुल मिला के आप देखिए कि हम कितने लाइटली लिए जा रहे हैं। ऐसे में काटा तो हमसे निकलेगा। हमारे उर्दू के शायरन का शेर है, न किसी राहबर न रह गुजर से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम्ही से निकलेगा। जब हम छोटे थे तो हमारे पैर में खेलते समय कांटे वाटे चुभ जाते थे, तो नीचे के तलवे में जब कांटा चुभता था तो हमारी माँ हमको एक सुई देके कहती थी खुद निकालो। तो हमको लगता था कि जरा जरा सी बातों पर इतना लाड़ करने वाली माँ, हर बात खुद पे ले लेने वाली माँ इसे क्यों नहीं कह रही है, क्योंकि उसको पता था कि वो फंसा कहाँ है, वो हमारा हाथ ही समझता है। वो जो उसमें सुई डालकर उसको बाहर निकालना है वो आप ही का हाथ समझेगा। उसे कोई मैकेंजी एंडरसन और कोई राजनीतिज्ञ ना आएगा समझाने, उसको अपने ही पैर में सुई डालकर खुद ही निकालना पड़ेगा। तो हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये जो कुछ सिरफिरे लोग इकट्ठे हुए हिंदुस्तान में, जो सरकार के लिए इस समय परेशानी का सबब है, इनकी कोई लड़ाई गवर्नमेंट से नहीं है, इनकी कोई मांग नहीं है। हमारा बस मानना यह है कि आपने डेमोक्रेसी को इलेक्शन बना दिया है, जबकि इलेक्शन एक छोटा सा हिस्सा है। दुष्यंत कुमार ने इनकी सास से यही कहा था कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, गरज तो यह है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। और उसने ये कहा था कि तू इस मशीन का पुर्जा है, तो मशीन नहीं तो मशीन। अब राष्ट्रपति जी क्या है, वो लोकतंत्र की बड़ी मशीन का लाल वाला बटन है। कई बार लाल वाला बटन फेल हो जाता है तो क्या मशीन चलती नहीं है क्या? आप उसका मैनुअल हत्ता लगा के बोल घुमा देते हो, होता है ना। पहला वरना वो हिंदुस्तान के जनरेटर घूमते थे। तो प्रधानमंत्री है तो मशीन का हिस्सा है, मशीन थोड़ी है। तुझे गलतफहमी होगी कि मैं मशीन हूं। तो ये जो पूरी डेमोक्रेसी की बड़ी मशीन है, इसके लुब्रिकेंट्स हैं आप सब लोग, इसमें तेल डालने का काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली जब तेल डालेंगे तो इसके हुड खोलने पड़ेंगे, इसको एक आध बार रोकना भी पड़ेगा, एक आध बार इसका पट्टा बदलना भी पड़ेगा। पुराने जो रेडियो चलते नहीं थे उनमें इधर उधर ठोकना भी पड़ता था, ऊपर से ठोक दिया तो फिर विविध भारती लग गया, भी आने लगी, उसके रेडियो होते थे तो एक आध बार इधर उधर ठोकना भी पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा पेन है, थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद ये है कि अब के बाद से आईएससी का जो जापान चैप्टर है, वो हमारे जितने एनआरआई दोस्त जुड़े हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, गाइडेंस देने वाला, आगे बढ़ के लीड लेने वाला और एक उदाहरण के रूप में डेवलप होगा। आप लोग जो यहाँ मॉडल डेवलप करेंगे, और मैं जाके इस पर बात करने वाला हूँ कोर कमेटी में भी, आपके एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो इन्होंने बताया और आप जो उनसे बात हुई है कि वो किस तरह सोच रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एक शक्तिशाली समूह यहाँ से बने जो दबाव बनाए। यानी कि इस बार की जब एनआरआई काउंसिल बैठे, जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो, तो उसमें हमारे मिनिस्टर्स, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी, जो जिनको ऐसा लगता है कि हम ताज में एक अच्छे डंच में आए हैं, सिर्फ टाई पहने हुए एनआरआईज बैठे हुए हैं, अच्छे वाले चिकने चेहरे वाले, भरे पेट के, इनके सामने ज्ञान फैलो और निकल लो, उनके सामने उन्हें टफ रेजिस्ट करना पड़े अगर ना हो रहा होगा कि सब बातें मत करिए, हम इस काम के लिए नहीं है, ये काम भी हम लेके आए, इसको भी बताइए। और लगातार यहाँ से इंटरेक्शंस जाएं, क्योंकि आप लोग किराएदार हैं, मकान थोड़ी छोड़ा है आपने, मकान तो आपका वही है, अभी तो आप किराएदार हैं यहाँ पर। आप किसी दिन पहुंच सकते हैं, लाइए भैया कहाँ है। तो ऐसा ना हो जाए कि आप जब मकान में पहुंचे तो उसमें इतनी काई लगी हुई हो। भाई बिहार क्यों हारे लालू जी? बिहार से अधिकतम पत्रकार आते हैं। 15 साल पत्रकारों ने लालू जी के विदूषक पने को, जोकर पने को ग्लैमराइज करा और उन्हें एक बहुत बड़ी नौटंकी देश का बना दिया। लेकिन जब पत्रकारों के खुद के ही परिवार ये सूचना देने लगे कि अब बस अगले 3-4 साल और मार दिए जाएंगे सब, और तुम भी कभी नहीं आ पाओगे जहानाबाद, तब दिल्ली में सारे टेलीविजन वाले और अखबार वालों ने कहा नहीं, इसको नहीं जीतने देना है। तो अगले 3 साल फिर उन्होंने खूब माहौल पैदा करा, माहौल बन गया, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स केंद्र में आ गई। और आज बिहार ने, जो देश का सबसे ज्यादा जातीय भावनाओं पर चुनाव करने वाली जगह थी, उसने आज विकास की राजनीति को आगे रखते हुए उस विदूषक को शून्य कर दिया। अब वो केवल वहां बैठे हुए हैं सदन में, जिसकी भगवान ने चाहिए तो इस बार वहां भी नहीं बैठेंगे।
इस बार उन्होंने ऐसा कर लिया जन लोकपाल के टाइम में कि वो वहां भी बैठने लायक नहीं बचेगा। तो धीमे धीमे आ रहा हूं, एक बड़े परिवर्तन का आप लोग हिस्सा बन रहे हैं, तो आप लोग भी गाइड करें, क्योंकि आप लोग हमसे ज्यादा एक्सपोजर की जगह पर, डेली जगह पर बैठे हुए हैं कि यहाँ से कैसे चीजें वहां पहुंच सकती हैं और कैसे लग सकती हैं। उनमें कई बार प्रैक्टिकलिटी इम्प्रैक्टिकलिटी का थोड़ा सा हिस्सा होता है, उसका ध्यान रखें। 3 चीजें हैं कि एक तो इसको जागृत बहुत रखें, ये जो एक सुकून की अवस्था आ जाती है जिंदगी जीने में, ये बड़ी खराब बात है। आदमी जो है वो इसीलिए ऊपर पहुंचा है। मैं कहीं पढ़ रहा था तो मुझे लगा पता नहीं ये थ्योरी सही है, नहीं हो सकता है मैं ही मेरे दिमाग में खलल आई हो। जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स हैं उनकी समान संख्या पर तो स्त्री बनती है और उनकी विषम संख्या पर पुरुष बनता है। हमने बचपन में सबने पढ़ा होगा ये, जब डीएनए थ्योरी हरगोविंद खुराना वराना 6ठी 7वीं में पढ़ाए जाते हैं। मुझे लगता है वो जो एक क्रोमोसोम कम है पुरुष में, वही उसकी बेचैनी का कारण है। वो लगातार बेचैन रहता है, वो कहीं सेटिस्फाइड ही नहीं होता। वो व्यक्तिगत संबंधों से लेके, जीवन से लेके, प्रगति से लेके, चांद पे जाने से लेके, वो सेटिस्फाइड ही नहीं है। आप महिला को देखो, उसमें संपूर्णता है, वो सेटिस्फैक्शन है। दिवाली के आसपास में एक बार घर लौट रहा था तो सड़क के किनारे जो लोहार पड़े रहते हैं, गाड़ियां लोहार, उनकी महिलाओं ने आगे की जमीन पोत रखी थी मिट्टी से और अखबार की झंडियां लगा रखी थी और 2 दीपक मिट्टी के बनाए हुए लगा रखे थे। मैंने कहा ये औरत है जो सड़क पर घर बनाती है और एक पुरुष है जो घर को सड़क बनाता है, जो ये सोचता है कि इस वाले फ्लैट से बड़े में कैसे पहुंचूंगा, उस बड़े से वहां कैसे पहुंचूंगा, उससे बंगले में कैसे पहुंचूंगा, और इसमें 3 ड्राइंग रूम ऐसे कैसे बनाऊं जिसमें एक तो पहले में तो वो हो जो मेरे सामने हाथ जोड़े, दूसरे में वो जिनके मैं सामने हाथ जोड़ूं, और तीसरे में वो हो जो बिल्कुल मतलब खुदा हो। ऐसे 3-3 ड्राइंग रूम बना लेता है वो घर में। तो ये एक अंतर है। तो ये जो बेचैनी है ये नहीं बुझने देनी है। अगर ये बेचैनी बुझ गई तो लड़ाई। अब में से आप बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा, अभी हम बात भी कर रहे थे कि भाई आंदोलन के दौरान तो बड़ी जबरदस्त गर्मी थी, आंदोलन के बाद ऐसा थोड़ा सा वो कमी क्यों आई है? ऐसा सामान्य रूप से होता है, मूवमेंट के टाइम में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, कुछ दर्शनार्थी होते हैं, कुछ जानने की कोशिश करने वाले होते हैं, और जब लीप टाइम्स का चलता है ऐसा तो थोड़े कम ही होते हैं। लेकिन यही लोग हैं जो उसकी नींव को रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत सारी बातों से पर्दा हटाने में और बातचीत करने में कामयाब होंगे। आप सब आए, इसके लिए आईएससी की ओर से भी और कोर कमेटी की ओर से, अन्ना जी की, अरविंद की, सबकी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।